आए हुए अपने समाज के अगवागण सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार और मरे नो लगदम। चूँकि जैसे कहा कि समय कम है और बातें ज़्यादा है, तो बहुत इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग इस कानून के विषय में थोड़ा जानकारी लेंगे। और आप सबको पता है, जैसे ये अभी एक कानून लागू है, हो गया, कैबिनेट से अप्रूव हो गया, तो ये लागू हो गया और हमारे बीच में है। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि इसमें कानून कोई स्थिर नहीं होता है, पत्थर का लकीर नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया। समय के हिसाब से, मांग के हिसाब से वो बदलता रहता है, तो नियमावली तो बदलता रहता है कि नहीं। तो आप लोगों ने देखा है कि तमाम जगह से कुछ पक्ष के स्वर हैं, कुछ विपक्ष के स्वर हैं, इसमें राजनीति है, किसमें राजनीति नहीं है, सब अपनी अपनी तरह से समझ इसका रखते हैं। लेकिन सत्यता क्या है वो तो हम लोग को कानून के आलोक में देखना है कि नहीं। सबका विचार हो सकता है, लेकिन सबका विचार कानून सम्मत है या नहीं है, ये तो न्यायपालिका करेगी और जो कानून बनाने वाले लोग करेंगे। उनकी भी सीमाएं हैं, पावर है, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं, और व्याख्या जो अल्टीमेटली होगा वो कोर्ट करेगी। और अगर आज हम लोग इस कानून को जान रहे हैं, हमारे बीच जो है, ये तो हम कहें कि 96 के बाद से हम लोग चाह रहे थे कि कोई नियमावली आए। लगभग 30 साल होने को है, 30 साल लगभग हो गए ना, 96 के बाद हो चुका है। तो बहुत लंबा अरसा हम लोग को ये कुछ पन्नों का है, लेकिन इसी कुछ पन्नों का कानून को लाने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। और राज्यों में तो ये नियमावली बन चुकी है, सिर्फ झारखंड और उड़ीसा। अब चूंकि ये कानून झारखंड में बन गया है, नियमावली बन गई है, तो सिर्फ उड़ीसा ही कहते हैं बचा हुआ है। तो तमाम तरह के राज्यों ने अपनी कानून, ऐसा कानून का नियमावली बना दिया है। तो मैं अपनी बात को मुख्यतः 3-4 श्रेणी में रखूंगा, क्योंकि समय का बाध्यता है। तो हम लोग सब जानते हैं, या जो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा मैं बता दूं कि कानून आया तो क्यों, फिर उस कानून आया, ऐसा कानून, तो उसमें क्या बातें लिखी हुई है, और उसके आलोक में हर एक राज्य को, भारत के अंदर में जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र की दर्जा रखते हैं 10 राज्य, उनको उस कानून के आलोक में नियमावली बनाना है। और नियमावली बनाने का क्या अर्थ हुआ कि वो जो मूल कानून है उसमें हर एक चीज़ नहीं लिखी होती है। राज्य सरकार अपने अनुसार वहाँ के चीज़ों को देखते हुए नियमावली बनाती है, जो मूल कानून के साथ संगत हो, और वह मूल कानून जो है संविधान के संगत हो। सबसे बड़ा कानून तो हमारा संविधान है। 1950 के पहले जब भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, तो हमारी व्यवस्था तो हम चलाते थे, आज भी हम चलाते हैं। लेकिन 1950 के बाद हम हर एक जो वोट देते हैं और जो नहीं भी देते हैं, वो भावी नागरिक होंगे, और जो वोट देते हैं वो नागरिक होंगे। यही ना है हमारा, अभी सभी को हम नागरिक मान रहे हैं। तो स्थिति बदली है, संविधान आया है, हम संविधान के आलोक में सारा चीज़ को देखते हैं, पूरा हिंदुस्तान देखता है। क्या हम संविधान से ऊपर हैं? नहीं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे। जो हमारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, मैं 2-3 मिनट में इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा बता दूं। उसके बाद हम उस कानून पे आएँ और नियमावली में आएँ, उसके अवगुण और गुण पे आएँ, और जो चुनौतियां हैं क्या हैं, और उन चुनौतियों का निराकरण क्या करेंगे, इस बात को कह के हम ख़त्म करेंगे। पहली बात, आप सबको पता है भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ, उसी के बहुत साल पहले 1874 के आसपास शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था। वो इसलिए बनाया था क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों की समस्याएं, उनकी व्यवस्थाएं
और सामान्य क्षेत्रों से भिन्न है। इसको देखते हुए और शासन को बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला कि हम इनके साथ कोई विरोध की स्थिति में नहीं आना चाहते हैं, हम इनको इनकी मांग को मानते हुए हम एक अलग प्रांत बनाते हैं इनके लिए। उन्होंने कहा कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाइए। फिर वही शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जब आगे बढ़ा, भारत उस वक्त आज़ाद नहीं था, हम गुलाम थे, तो बहुत सारे कमीशन आए, बहुत सारे कानून बने। 1900 ईस्वी में जब हम आए, 1900 से लेकर हम जब तक आज़ाद नहीं हुए, तब आप देखेंगे कि 1909 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आता है ना। 1909, 1919, 1935 और 1935 तक में भी जो 1874 का जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी क्षेत्रों को दो भाग में बांट दिया। एक को कहा कि ये आंशिक वर्जित क्षेत्र हैं और एक को कहा कि ये पूर्णतः वर्जित क्षेत्र हैं। दो अलग क्षेत्र बनाए 1874 के ईस्वी में, और उसी को 1909, 1919, 1935 तक में वही चलता रहा। करेक्ट। वो 1935 में भी आप देखेंगे वो चलता रहा, और जब हमारा संविधान लागू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम 1947, तो 1935 का जो बात लिखा हुआ था, ये दो जो क्षेत्र थे अलग अलग, उनको ही 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के रूप में रखा गया। वो ऑलरेडी थे, ठीक है। वो आंशिक वर्जित क्षेत्र और पूर्ण वर्जित क्षेत्र के नाम से पहले के कानून में थे, ठीक है। तो अब हम भारत में हैं 1950 में, और ये दो आंशिक वर्जित क्षेत्र और पूर्णतः वर्जित क्षेत्र क्या है? आंशिक वर्जित क्षेत्र वो क्षेत्र हो गए जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, जहाँ पे 10 जो राज्य हैं जिसमें कि ये कानून लागू होता है, पेशा कानून, वो कौन से हैं? वो आंशिक वर्जित क्षेत्र हैं, जहाँ पे गवर्नर को अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची का देखभाल के लिए कस्टोडियन माना गया। तो हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का पार्ट और उसी तरह जो पूर्णतः वर्जित क्षेत्र हुए वो आपके 6ठी अनुसूची के हिस्सा में हो गए। और अभी वर्तमान के हमारे संविधान में 6ठी अनुसूची जो क्षेत्र है उसमें आपके राज्य हो गए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और साथ साथ कुछ और राज्य हैं जिनको कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों में विशेष दर्जा दिया गया है। हम उधर नहीं जाते हैं। 371 से ए से आप पढ़ लीजिएगा जी तक, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारे जो पृष्ठभूमि में हम एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसको अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया। और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट यूं ही नहीं आ गया। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जब आया, जहां से हमने अपनी बात शुरुआत की, इसके पहले भी हमारा एक लंबा संघर्ष रहा है। लंबा संघर्ष रहा है 1833, 1800 उधर आप ले लीजिए, हाँ। जब उसके बियॉन्ड जाएंगे तो हम नहीं जाना चाहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे आए, लेकिन हम देखते हैं 1833 के संघर्ष का पूरा सिलसिला है। 1855 हमारे संथाल हुल का इतिहास है, बिरसा आंदोलन का इतिहास है, वगैरह वगैरह, और जिसकी वजह से हम लोग के बहुत सारे कानून बने। CNT एक्ट उनमें से है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, विल्किंसन रूल उसमें से है। तो एक कहने का मतलब ये जो कानून है हमारे विशेष भौगोलिक क्षेत्रों के लिए स्वशासन को बनाने के लिए अंग्रेजों ने भी दिया, और आज के संविधान में हम 5वीं अनुसूची के और 6ठी अनुसूची के रूप में दर्ज हैं। अब हम आते हैं 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमने देखा कि, और उस वक्त के सरकारों ने भी एहसास किया कि जो सामान्य जो कानून है वो
ये 5वीं अनुसूची राज्यों में हूबहू नहीं लाए जा सकते, क्योंकि ये विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए राज्य हैं जिसमें कि राज्यपाल उसके कस्टोडियन हैं। तो जब बात हुई कि भाई पंचायती व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में क्या हो, क्योंकि उस वक्त हम जानते हैं ग्राम सभा गांव में चलती थी और वो तो बाबर अकबर के समय से चलती थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो व्यवस्था होगी गांव को संचालित करने का, वो क्या होगी, इसके ऊपर 60 के 70 के 80 के दशक में बहुत सारी कमीशन बने, कमेटी बने, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी वगैरह वगैरह। तो अंततः बात आई कि पूरे हिंदुस्तान में त्रिस्तरीय व्यवस्था हो, और त्रिस्तरीय व्यवस्था में गांव में पंचायत, प्रखंड स्तर पे आपके प्रखंड और जिला पे जिला परिषद, यही 3 स्ट्रक्चर का फॉर्मूला पूरे हिंदुस्तान में लाया गया। और इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था को पहले राजस्थान ने अंगीकार किया और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में 3 टियर स्ट्रक्चर अभी मौजूद है। लेकिन चूंकि संविधान में बाध्यता थी कि आप जब अनुसूचित क्षेत्रों में आप प्रशासन लेके जाएंगे, पंचायत व्यवस्था लेके जाएंगे, तो ऐसे नहीं लेके जाएंगे और जगह जो चल रहा है वैसे ही नहीं उसको थोप सकते हैं। आपको जो पंचायत व्यवस्था को अगर लाना है तो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष कानून का प्रावधान संविधान के पार्ट 9 और पार्ट 9A में दिया गया है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो बात है, पंचायत के विषय में बात है, वो भाग 9 का हिस्सा है जो हमारे संविधान में वर्णित है। और उस संविधान के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 243M4B में लिखा हुआ है, पहला कि अनुसूचित क्षेत्र में आप कानून, ये जो सामान्य कानून है वो नहीं लागू होंगे, लेकिन अगर वो कानून लागू करने हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों में उसके तीसरा भाग में क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, उसके लिए संसद जो है कानून बनाएगी और संसद कानून बना के पंचायत को एक्सटेंड करेगी, कहाँ, अनुसूचित क्षेत्रों में। इसीलिए इस कानून को बनाने के लिए, मतलब पेशा कानून को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है भूरिया कमेटी। आप लोग सब जानते हैं कि भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया जो MP हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई 2004 में, और उस कमेटी के आलोक में उन्होंने सुझाव दिया, अध्ययन किया पूरे भारतवर्ष के अनुसूचित क्षेत्रों का, क्योंकि ये तो झारखंड का नहीं, ये तो पेशा जो है पूरे 10 राज्यों के लिए है। तो अध्ययन किया और फिर 1996 में हमारे बीच एक कानून आता है जिसको कि हम बोलते हैं पेशा, या कई जगह जब ये कानून नहीं बना था तो हम लोग देखते थे पेशा, प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, ये इसका अंग्रेजी का नाम है, इसीलिए कोई लोग बोलते हैं P को जोड़ के प्रोविजंस का P और बाकी पेशा। कानून का जो आत्मा है वही है, कानून हमारे बीच आ चुका है, ठीक है, 1996 में। और कानून में ये कहा कि जो राज्य सरकारें हैं वो पेशा कानून के आलोक में अपने पंचायत में जब भी कानून बनाएं, यानी पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जब भी कानून बनाएं, तो अनुसूचित क्षेत्रों में इस कानून के आलोक में वो कानून बनाएं, पंचायती व्यवस्था का कानून बनाएं। कौन से कानून? पेशा के आलोक में। यानी कोई सा भी कानून अगर आपने राज्य सरकार बनाती है और वो पेशा के प्रावधानों के विपरीत है या उसके असंगत है, तो वह स्वतः खत्म है, ठीक है। तो अब ये बाध्यता है सरकारों के पास बाध्यता थी, उन्होंने बनाए कानून कि हमको पेशा के आलोक में संगत कानून बनाना है, चाहे वो पंचायत कानून बनाना है या हमको एक नियमावली बनाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे बीच पेशा आया, और पेशा का जो जन्म है
आप सभी को पता है कि 1993 में पंचायती व्यवस्था को भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत को 73वां संशोधन हुआ और 74वां संशोधन हुआ, जिसमें कि म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो हम कहाँ बैठे हैं? हम उस संविधान के बड़े हिस्से में बैठे हुए हैं, पंचायत व्यवस्था में। और उस पंचायती व्यवस्था का जो हिस्सा में पैसा है, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष प्रावधान के रूप में हमारे बीच मौजूद है। अब मैं आता हूं कि भाई, अब कानून तो हमारे बीच है, कानून में क्या क्या बातें लिखी हैं। एक हो गया मूल कानून। मूल कानून कभी बदलता नहीं है। मूल बदलता है क्या? नहीं बदलता है। क्या बदलता है? नियमावली बदलते हैं। मूल कानून जो बन गया वो बन गया। अगर उसको बदलाव करना है तो कौन करेगा? संसद ने बनाया है तो संसद करेंगे। राज्यों को जो दिया अधिकार नियमावली बनाने का, किसके आलोक में? तो मूल कानून के आलोक में। तो अगर उनको बदलाव करना है तो नियमावली बदलाव करेगी, मूल कानून में बदलाव नहीं होंगे। ठीक है। तो चाहे हम लोग जितना भी विरोध करें, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हमको जाना है। और सिर्फ विरोध केवल विरोध करने के लिए करें तो भाई, जो कानून में जो हमको इतने सालों बाद मिला है, तो उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे और हम दूसरी दिशा की तरफ भटकेंगे। हमको भटकना नहीं है। इतने सालों के बाद मिला है, अच्छी बातें रखी गई कि हमको इसको समझना है। इसमें हमारा पारंपरिक व्यवस्था कहाँ है? क्योंकि हम लोग अनुसूचित क्षेत्र के वासी हैं और इस अनुसूचित क्षेत्र में वासी होने के नाते हमको विशेष प्रावधान है। मूल कानून में जैसे कि पंचायत व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था का झारखंड सरकार ने अपना पंचायती राज कानून अधिनियम बनाया 2001 में। ठीक है। यह कानून आया ऐसा 96 में। होना क्या था कि 1 साल के बाद इसको नियमावली बनाना था। झारखंड गठन हुआ 2000 में, तब तक कोई नियमावली नहीं रही बिहार सरकार के समय में भी, और ना ही हमारे झारखंड गठन के बाद में कोई नियमावली बनी। मूल कानून तो 97 से लागू था। ठीक है। तो अब ये हमारे बीच आ गया है। मूल कानून हमको क्या अधिकार देता है? कैसा, जिसके आलोक में हम नियमावली चर्चा कर रहे हैं, करेंगे, वो क्या अधिकार देता है? आज हम पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। इस तरह से और भी व्यवस्थाएं हैं अन्य हमारे आदिवासी समाजों में, वो भी अपनी पारंपरिक व्यवस्था रूढ़ी प्रथा के अभिन्न हिस्सा है। अब हम देखें कि एक है हमारे बीच में जो झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र है, एक कुछ जिले जो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं। आपको सब पता है 12। तो ये जो पैसा कानून है इन क्षेत्रों पे लागू है। और इन क्षेत्रों में सबसे पहला, अगर हम पंचायती व्यवस्था में देखें तो पहले तो पंचायत व्यवस्था थे। अब हमारे पास कानून आ गया, पैसा कानून आ गया। तो वो क्या कहता है कि ग्राम सभा सर्वोपरि है गांव में। और ये ग्राम सभा दूसरे ग्राम सभा से, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं है जो गांव, उससे भिन्न है। यानी पारंपरिक ग्राम सभा का हम जिक्र करते हैं। यानी पैसा कानून ने कहा कि जो गांव में जो गांव मतलब विलेज होगा, ग्राम होगा, वो परंपरा से जो संचालित है वही ग्राम सभा होंगे। ठीक है। और जो ग्राम सभा की जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? परंपरा से जो प्रचलित जो अगुवा हैं, चाहे वो किसी भी नाम से जाने जाते हो, चाहे आप उसको पाहन बोलिए, चाहे आप उसको मुंडा पाहन बोलिए, चाहे आप उसको और भी नाम से बोलिए, जो ग्राम सभा पे पारंपरिक रूप से अगुवाई करते हैं वो ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्राम सभा अध्यक्ष इस नियमावली में लिखा हुआ है। मूल कानून कहा कि वही लोग करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? जो परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज और मान्यता प्राप्त व्यक्ति कौन है हमारा समाज में? उरांव समाज में कौन है? पान है, महतो है, ठीक है, यही है ना, कोटवार है। और ऊपरी स्तर पे हम सब जानते हैं
हमारा बेल है, हमारा पढ़ा राजा है ना, और भी तरह के पदधारी है उसमें जो परंपरा से हम लोगों ने रखा है। तो उसकी मान्यता देता है, उसकी मान्यता देता है कि ये जो है परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार से, और रीति रिवाज को कानून का बल प्राप्त है। कानून नहीं है लेकिन क्या है, कानून का बल प्राप्त है। और इसी को आज हम कहते हैं कि आर्टिकल 13(3) का में हम बहुत उसको सुनते हैं, वो उसी से आता है कि आपका जो कस्टम है, कस्टम मतलब रूढ़ी या प्रथा, ठीक है, उसको कानूनी वैधता है। लेकिन एक बात याद रखना है, क्योंकि हम लोग कानून के जानकार हैं और कानून पढ़ाते हैं, उसमें रिवाज होना और रिवाजिए कानून में बदलना दोनों में फ़र्क है। हर रूढ़ी कानून का संज्ञा, कानून का बल नहीं मिलता है। जैसे सती प्रथा, वो भी प्रथा थी, क्या उसको हम मान सकते हैं कि कानून का संज्ञा दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भाई मूल संविधान के खिलाफ जा रहा है। संविधान सबको बोला कि, संविधान ने थोड़ी बोला कि आप जला दो सती प्रथा के नाम पे या विधवा कुछ कर दो, ऐसे नहीं। तो हमें प्रथा का बल में हमें उसको कानून का संज्ञा दिया है, लेकिन उसकी मान्यता तब है जब तक वो हमारे संविधान के दायरे में है और कोई सारा जो संविधान के मूल भावनाओं से वो अहित नहीं करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 13(3) और उसी के दायरे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो रिवाज के हिसाब से हमारा पारंपरिक अगुवा करेगा और ऊपरी लेवल पे पारंपरिक पढ़ा के अगुवा करे, ठीक है। इसकी यहाँ पे जिक्र की गई है, ठीक है। अब है कि दूसरा जो हम देखते हैं इस कानून में, कानून बड़ा लंबा है लेकिन जो मूल चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वशासन की बात की गई है। स्वशासन कि हम अपने गांव समाज में हम अपने तरीके से संचालित हों, कोई पर शासन ना हो, हम अपने से संचालित हों, इसकी हमको कानूनी जगह मिली हुई है। और उसमें से सबसे बड़ी जो बात है, जब हम पढ़ा गांव के स्तर पे हम जाते हैं तो इस कानून में लिखा है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? पारंपरिक रूप से हमारा पाहन करेगा। कई हम जानते हैं कि पढ़ा मतलब हमारा पाहन गांव बनाता है और मातो गांव चलाता है। आज अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मातो अभी तो नदारद है, लेकिन हमको मातो को भी लेके चलना है, क्योंकि ये लिखित है कि पारंपरिक जो पाहन है वो हमारे धार्मिक अगुवा हो गए, लेकिन हमारे झगड़े फसादों का जो निपटारा जो करना होता है मातो करता है। और फिर वहाँ से जो बात है, अगर वो बात वहाँ पे नहीं निपटती है, सुलझती नहीं है, तो हमारे इस कानून में एक अपील का व्यवस्था है। आप सबको पता है कि पहले के ड्राफ्ट में जब हम देखे थे तो वहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर का बात किया गया था कि जब अपील जाएगा ग्राम सभा से तो कहाँ जाएगा? पढ़ा, और पढ़ा से फर्दर अपील जाएगा तो कहाँ जाएगा? SDO। तो ये उसमें संशोधन किया गया है। अब जो अपील कहाँ जाएगा? पहले तो पढ़ा के स्तर पे जाएगा ही जाएगा, और पढ़ा के स्तर पे अगर उसके ऊपर कोई स्तर है तो वहाँ भी जाएगा, लास्ट जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाएगा। बहुस्तरीय इसीलिए उसका इस्तेमाल किया गया है। और फिर अगर मामला नहीं वहाँ से होता है तो अंततः मामला कहाँ जाएगा? पार्टी स्वतंत्र है क्योंकि वो संविधान के आलोक में रहता है, तो न्यायालय जाएगा। लेकिन अगर वो न्यायालय जाएगा तो फिर न्यायालय को तो हमारे कानून के विषय में पता नहीं है। जैसे हिंदू कानून के बारे में पता है, मुस्लिम कानून के बारे में पता है, ईसाई और बौद्ध के बारे में पता। हमारा आदिवासी तो भाई 750 से भी ज़्यादा है, सबका कानून तो वो उसको पता नहीं है। तो अंततः मामला कहाँ आएगा? पढ़ा के पास आएगा, ग्राम सभा के पास जाएगा। और इसलिए हमारी जिम्मेवारी है इस कानून में और बढ़ जाती है कि जब मामला हमारे पास वापस आएगा तो फिर भी हमको निर्णय देना है, और मामला जाने के पहले भी हमको ऐसा निर्णय देना है
कि भाई ये मामला न्यायालय में जाए ही नहीं। इससे तो हमको समाज का भला ही होगा ना। हम अपने मामलों में हम अपना सरकार चला रहे हैं ना। आज देखिए कोई हिंदू पार्टी में मसला होता है, घर में तो चला जाता है कोर्ट, क्योंकि उनका कानून है। हमारे मामले में क्या कानून है? अलिखित है, अलिखित है ना, मौखिक है, हम उसको निभाते आ रहे हैं। तो इसका भी प्रावधान इस कानून में दिया गया है। हमारे लिए इसमें क्या है, उसमें अलिखित हमारे कानून हैं, लेकिन हम उसको निभाते आ रहे हैं। और जब तक हम उसको निभाते आ रहे हैं, हम उसे संचालित हो रहे हैं, तो वही उसको क्या दे रहा है? शक्ति दे रहा है। किस चीज़ का शक्ति? कानून का शक्ति दे रहा है। जिस दिन हम उसको निभाना बंद कर दिए, हम मानना बंद कर दिए और एक पीढ़ी गैप हो गया, तो कानून की नज़र में आप उसको नहीं मान रहे हैं। इसलिए हमको अपना कानून, अपना जो विधि उसको मानना है। उसकी बातों को यहाँ पे दिया गया है। और ख़ासकर आज के बदलते हुए परिवेश में दस्तावेजीकरण बहुत अहम है। हम तो सभी जानते हैं कि हम मौखिक हैं, अलिखित हमारा इतिहास रहा है, हमारे कानून भी अलिखित रहे हैं। कुछ कुछ यहाँ वहाँ मिलेंगे, लेकिन सम्मिलित में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इस कानून में हमारा दस्तावेजीकरण की भी बात लिखी हुई है कि आप अपने पढ़ा व्यवस्था में आपके क्षेत्र में क्या चीज़ चलती है, उसका दस्तावेजीकरण हो। क्योंकि कल के डेट में हम और आप नहीं रहेंगे, क्या रहेगा? दस्तावेज। हमारे पुरखे नहीं हैं आज हमें बताने के लिए। जो हमारे पुरखे अभी हैं, उनसे ज्ञान लेकर, जैसे आपने कहा कि हम और बैठकी करेंगे कि पढ़ा व्यवस्था को हम कैसे मजबूत करेंगे, तो उस बैठकों में उस विषयों पर चर्चा होगी और कैसे हम उसको और रिफाइन करेंगे, ताकि हमको कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े। और कोर्ट से जो भी मामला आता है तो फिर हमारे यहाँ आए, हम उसको कानून के सम्मत में हम उसको फैसला देंगे, ताकि सबका जो विवाद का निपटारा हो वो वहाँ पे हो सके। ठीक है। और एक चीज़ हमको ये ध्यान देना है, इस कानून में ये बात लिखी है कि कोरम की बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा जब होगा तो उसकी अध्यक्षता हमारा परंपरा से प्रतिष्ठित पान करेंगे। कोरम अन्य क्षेत्रों के लिए 1/10 है और उसके लिए महिलाओं 1/10 में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र में जब आप करेंगे तो कोरम क्या है? 1/3 वोटर लिस्ट में जितने भी हैं, उसके बाद 1/3 महिलाएं अवश्य रूप से होना चाहिए। ये कानून में लिखा गया है। तो कई दफ़े हम लोग सुनते हैं कि फर्जी ग्राम सभा हो रहा है कि नहीं? कई जगह माइनिंग के लिए, ये के लिए, वो के लिए फर्जी ग्राम सभा हो रहा है, ठेपा साइन करा कर। तो आगे आने वाले समय में आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, कोरम हमेशा पूरा होना चाहिए। 1/3 और उसका 1/3 33% महिलाएं जरूर उस ग्राम सभा में होनी चाहिए। और ग्राम सभा की जो मान्यता है, संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में वर्णित है। संविधान में और कहीं ग्राम सभा नहीं लिखा हुआ है। तो इसको आपको बताना, समझना है। आपको जो भी करनी है संविधान के आलोक में कहनी है। और वहाँ पे 243 में लिखा हुआ है कि जो बालिग लोग हैं, जो वोटर लिस्ट में हैं, वो ग्राम सभा की हिस्सा होंगे। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में भी वो लोग होंगे। लेकिन जब वो क्षेत्र अनुसूचित है, चाहे वहाँ गैर अनुसूचित वाले लोग भी रह रहे हैं, लेकिन मान्यता होगी अनुसूचित क्षेत्रों में। इसको आपको बरकरार रखने की ज़रूरत है। बरकरार आप तभी रखेंगे जब आपको अपनी परंपरा के हिसाब से आप चल रहे हैं, आप उसको तोड़ेंगे नहीं। जब आप उसको तोड़ देंगे तो कानून की नज़र में, जैसे आपने कहा कि महतो के पास खेत है लेकिन वो महतो वही नहीं कर रहा है, तो टूटा ना। पाहन के पास खेत है तो पाहन ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मेरा खेत है। भाई वो व्यवस्था का खेत है कि उसका खेत है? आप जब तक पाहन नहीं करेंगे तो पाहन का खेत रहेगा। आप जिस दिन छोड़ दिए तो फिर किस लिए खेत? आपको करने के लिए दिया गया ना। तो ये कंटिन्यूटी होना चाहिए। हम और भी सारी चीज़ें बात करेंगे बाद में कि कैसे हम करेंगे। आज चूँकि समय की बाध्यता है और लोग भी बात रखेंगे, तो हम मूल चीज़ों को बात करेंगे। पहला कोरम और विवादों का निपटारा के लिए एक व्यवस्था बनानी है। ग्राम सभा से अपील जाएगा, जो उस गांव के रहने वाले हैं उनकी क्या पढ़ा है, पहला लेवल। फिर हो सकता है बेल पंचा पे जाए। हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग बाद में इसको बात करेंगे। वो व्यवस्था हमको त्रिस्तरीय बनानी है।
की ज़रूरत है, क्योंकि कोर्ट में जब भी मामला जाता है तो कोर्ट हमेशा पूछता है कि एक पार्टी को आप 3 बार कम से कम मौका दीजिए। पहला मौका ग्राम सभा, दूसरा मौका अपील में गया, वो अपना 5 पढ़ा है या जो भी पढ़ा है वहाँ गया, फिर तीसरा व्यवस्था में वो हो सकता है बेल पंचा के पास जाए, और लास्ट मोमेंट में होता बिशु सिंद्रा जाता है। आज हम देखते हैं बिशु सिंद्रा में हमारी उपस्थिति बहुत कम है। हाँ, बहुत सारे विवाद आते होंगे लेकिन उसका समुचित निपटारा नहीं हो पाता है। तो अगर बिशु सिंद्रा को हम ना भी करें तो 3 लेवल हम जाएं और फिर हम सरकार को भी बता सकने की स्थिति में होंगे कि हमने सारा नैसर्गिक न्याय का पालन किया है और हम अपने कानून के हिसाब से हमने फैसला दिया है, और जो हम कानून हमारे बीच है वो संविधान के किसी भी भाग से असंगत नहीं है, मतलब उसके खिलाफ नहीं जाता है, किसी का हनन नहीं करता अधिकार को, खासकर मौलिक अधिकार का। ठीक है, मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, बहुत सारी चीज़ हैं, तो उनका हनन नहीं करता है। और इस तरह से हम इस परंपरा को, अपनी पारंपरिक व्यवस्था को हम बढ़ा सकते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट में हम इसके नियमावली के ऊपर हम बताते हैं कि गड़बड़ियाँ कहाँ हुई हैं। गड़बड़ियाँ एक, जहाँ पे आप देखेंगे कि ज़मीन संबंधी बातें हैं, ज़मीन संबंधी बातें हैं और कोरम संबंधी बातें हैं। पहला कि कोरम संबंधी बातें में इन्होंने कहा है कि अब जब ज़मीन, पेशा मूल कानून में उन्होंने कहा है कि जब ज़मीन, ग्राम सभा को ये पता चलता है कि कोई ज़मीन गैर कानूनी ढंग से ली गई है, तो ग्राम सभा को पावर है कि उस ज़मीन को वो क्या कर सकती है, रिस्टोर करा सकती है। ये मूल कानून में। इसमें क्या कहा कि इन्होंने बोला कि ग्राम सभा का जिक्र नहीं किया, उन्होंने क्या कर दिया, डीसी का जिक्र कर दिया। तो डीसी का जिक्र क्यों किया इन्होंने? डीसी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सीएनटी जो कानून है उसके 71A में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हो गया है, तो डीसी उसको स्वतः कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो प्रोविजन जो है सीएनटी का इसमें जोड़ दिया है, ग्राम सभा को उसमें गायब कर दिया है। ये एक बड़ा गड़बड़ी है। पहले के ड्राफ्ट में क्या था कि पहले ग्राम सभा उसको प्रयास करेगी रिस्टोर करने का होना था। अगर ग्राम सभा नहीं कर पाती है, क्योंकि कानून का लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, झगड़े भी हो सकते हैं, तो ग्राम सभा क्या करेगी, उसको डीसी को सूचित करेगी और फिर वो व्यवस्था के अंदर जाती है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे एक गुंजाइश है कि इसमें हम सुधार कर सकें। दूसरी बात जो है वो कोरम की बात है। कोरम में जैसे कहा गया है कि जमीन अधिग्रहण से संबंधित बात है। जमीन अगर आपको अधिग्रहण करना है तो जमीन अधिग्रहण में, और जो कोरम है वो 1/3 है इस कानून के मुताबिक, लेकिन आप देखेंगे ग्राम सभा की बैठक के लिए जो कोरम होती है वो कितना है, 1/3। ठीक है, तो वहाँ पे हालांकि जमीन अधिग्रहण के मामले में कोरम आपको 1/3 दिया है, लेकिन आप मूल कानून में देखेंगे कि वो कोरम जो बैठकी के लिए है, और ये 1/3 जो कानून 1/3 का जो कोरम है वो अनिवार्य है जमीन अधिग्रहण के लिए, और उसका जो तारतम्य जो जुड़ रहा है वो आपके सेंट्रल कानून जो है लारा जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन एक्ट, जो 2003 का जो नियमावली है झारखंड सरकार में, उसमें ये रूल 20 में ये बोला है कि 1/3 का जो कोरम होगा वो जमीन अधिग्रहण के लिए मान्य होगा। कहने का मतलब ये गड़बड़ है। और मूल कानून में उन्होंने क्या कहा है कि 70 से 80% रैयत का उसमें सहमति होना चाहिए। तो नियमावली में झारखंड सरकार वहाँ पे उन्होंने फेरबदल किया है, और यहाँ पे उन्होंने उसका चर्चा नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि 1/3 बैठकी कोरम अनिवार्य होगी, हर बैठकी में कोरम अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि मूल कानून कहता है 70 से 80%। डिपेंड करता है किस कैटेगरी के लिए आप जमीन एक्वायर करते हैं। अगर आप प्राइवेट पार्टी के लिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जाते हैं तो कोरम है 80% शायद। अगर आप जाते हैं पब्लिक के लिए एक्वायर करते हैं तो कोरम है शायद 70%। ठीक है, ये कानून मूल कानून में है, लैंड एक्विजिशन का है। झारखंड ने रूल में चेंज कर दिया, रूल 20 के हिसाब से बोल दिया 1/3 कोरम जमीन अधिग्रहण के लिए मान्य होगा, तो ये हमारे लिए खतरा है। ठीक है,
दूसरी बात कोरम की हम जो इसमें गैप है वो मैं कहूँगा कि इन्होंने कहा कि भाई आपका जो आम ग्राम सभा जो होता है उसमें कोरम है आपका 1/3। मान लीजिए कुछ मसलों को आप वहाँ पे नहीं फरिया पाते हैं और कोरम का अभाव होता है तो आप मीटिंग नहीं करते हैं, आप करते हैं कि अगला दिन हम करेंगे, किसी एक दिन निर्धारित करते हैं। लेकिन इस कानून के मुताबिक उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग आप जब करते हैं तो उसमें कोरम की बाध्यता नहीं होगी। तो बाध्यता क्यों नहीं होगी भाई? जब 33 लोग 1/3 नहीं रहेंगे तो फिर आप अहम मुद्दे को भविष्य में टालकर बिना कोरम के साथ उसको पार कर देंगे। तो यहाँ पे कोरम की बाध्यता हर एक जगह होनी चाहिए। जिस कोरम के अभाव में वो मीटिंग स्थगित हुई, क्या आपको नहीं लगता है कि वो कोरम अगले मीटिंग में पूरा होना चाहिए? क्या लगता है? वो बिना कोरम के पार कर देना चाहिए? तो अभी वर्तमान कानून में एक जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है। हम उसके पार्ट में नहीं जा रहे हैं। ये कानून सबको अवेलेबल है, व्हाट्सएप में मिल जाएगा, आप पढ़िएगा कि गठन और संचालन के वक्त में अगर कोरम के अभाव में वो नहीं होता है तो क्या है। तो हर एक बैठकी में कोरम की अनिवार्यता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने कहा कि यह जो मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, टाइम एक लाइन, जो ऐसी स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगी, परंतु ऐसी बैठक में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम नए विषय पे विचार नहीं करेंगे, उसी विषय पे करेंगे, लेकिन कोरम तो होना चाहिए। भटक जाएगा तब तो वो बोलेगा अरे कोरम का जरूरत नहीं है भाई, इसको पास कर दो। और ठीक है, अभी लोग विरोध कर रहा है ना, नेक्स्ट में इसको टालो और फिर उसको बिना कोरम के निकाल दो। ये एक जगह छोड़ दिया है। जो कि दूसरा है विशिष्ट बैठक करने का। विशिष्ट बैठक करने का जो प्रावधान है मुखिया को दिया है। तो मुखिया हमारे पारंपरिक ग्राम सभा में क्या कर रहे हैं, है ना? पारंपरिक ग्राम सभा की अगुवाई हमारा परंपरा से प्रचलित की बात किया गया, पाहन करेंगे या भी महतो करेंगे और वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं करेंगे। लेकिन जब विशिष्ट ग्राम करेंगे तो मुखिया कैसे आ जाएंगे? तो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ी छोड़ी है। तो विशिष्ट ग्राम सभा का कहीं संविधान में जिक्र नहीं है। आपने विशिष्ट ग्राम सभा का क्या आधार बनाया है? ये आधार स्पष्ट नहीं है और इस पे और स्पष्टता होनी चाहिए, है ना, कि विशिष्ट ग्राम सभा हम क्यों करें। विशिष्ट ग्राम सभा है तो विशिष्ट फोरम भी होना चाहिए, विशिष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए, ये इसमें नहीं है। तो कुछ बातें हैं जिसमें कि सुधार की गुंजाइश है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोग अध्ययन करके सुझाव देंगे। आप भी इसको अध्ययन कीजिए। आज समय अभाव है, इसीलिए हम अपनी बातों को ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं और बहुत सारी बातें जो हमारे हक में है उसको लेने का प्रयास करें। जो नहीं है, जैसे कहा कि हम मांगे, संविधान के आलोक में उसको मांगे और बेशक इसमें चेंजेस होते रहेंगी, बदलाव होते रहेंगे। और हमको लगता है कि एक हम इसको जो हमारी चीज़ें मिली हुई हैं उसको हम अक्षर से उसको पालन करें, क्योंकि जब हम इसको मानेंगे तभी हमारी मान्यता है। कस्टम रिवाज को मानेंगे, उसको हम फॉलो करेंगे तभी उसकी मान्यता है। अगर हम नहीं करेंगे तो मान्यता टूट गई। कोर्ट में भी जाएंगे तो बोलेंगे क्या आप इसको मानते थे या नहीं मानते थे, उसका प्रमाण क्या है? क्या आप पहले खेती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? माँ तो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? पढ़ा का बेल अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये सब सारी बातें पूछी जाएंगी। इसीलिए वैध रूप से हम लोग चले तो हमको लगता है कि ये जो सपना है स्वशासन व्यवस्था का हम लोग को मिला है, उसको हमको और सुंदर बनाना है और उसमें रिफाइनमेंट लाना है। और हम लोग आप लोग के लिए एनी टाइम अवेलेबल है। मैं खुद लॉ यूनिवर्सिटी में हूँ और खुद मैं आदिवासी संबंधित विषयों को पढ़ाता हूँ। उसमें से आपके जो रिवाज क्या होता है ये सब हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और वही बच्चे आपके कल कोर्ट में जज बनेंगे, न्यायालयों में एडवोकेट बनेंगे और उन्हीं बातों के तर्ज पे आपके लिए फैसला देंगे, आपके लिए निर्णय देंगे। तो हम अपना होमवर्क कर ले पहले, है ना? ये होमवर्क करने का समय है। हमको घर काम मिला हुआ है, सरकार ने दिया हुआ है, हम उसको अक्षरश करें और फिर जहाँ जहाँ चुनौतियाँ हैं उसको हम लोग संवैधानिक रूप से उसको दूर करेंगे। ये तो पत्थर की लकीर नहीं है, नियमावली बहुत बदलते रहते हैं, लेकिन मूल कानून के आलोक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अधिकार ले पाएँ
वो हम लोग प्रयास करेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को अंत विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र बाबू एगो नंबर आपका दे दीजिए तब ना सब लोग। हेडिंग पे फर्स्ट में देखा जाए, उनका टाइटल देखिए थोड़ा सा। यह कहता है झारखंड पंचायत राज विभाग, ये तो आपके पास पकड़े हैं। यह कहता है कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। फिर से सुनिए, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 एवं झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 धारा 131 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड पंचायत राज राज्यपाल पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 बनाते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ स्पष्ट कीजिए। तो या तो एक म्यान में दो तरवार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दो तरवार है। हाँ ठीक है। ये विश्वास प्रसाद जी की जब हम लोग ड्राफ्टिंग में तो ये बात उठी थी, ठीक है, और इस बात अभी भी वही चीज़ है। और देखिए, कोई विरोध करने वाले हैं वो तो विरोध करते हैं, ठीक है। संविधान के आलोक में मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में आया, ठीक है, 1 में आया 2001 में। होना क्या चाहिए था कि पेशा के आलोक में नियमावली बन जाना चाहिए था, ठीक है। अब पंचायती राज अधिनियम वो तो दोनों क्षेत्रों के लिए हो गया ना, अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी हो गया और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी हो गया। अब चूंकि पेशा कानून में ये प्रावधान है कि राज्य सरकार जब भी कानून बनाएगी तो पेशा के संगत होगी, ये बात लिखी हुई है। तो पेशा के संगत लाने के लिए कुछ कुछ प्रावधान जो है आपके पंचायती राज कानून में लाए गए। सब कुछ नहीं आया, उसका देखिएगा तो कुछ कुछ चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया, जैसे ज़मीन के मामले में, खनिज के मामले में वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं छोड़ दी गई। तो नियमावली बनाने की जरूरत पड़ी, वो वैसे भी पड़ती क्योंकि सब कुछ जो चीज 40 पेज में है जो पंचायत कानून में नहीं है और जो होनी चाहिए उसको नियमावली में डालना था। तो ये जो नियमावली है अब पेशा के पूरी तरह से एक तरह से है, वही कहीं कमी बेशियां को छोड़कर 131 का जो आप कह रहे हैं। देखिए, जब कानून बनता है तो उसमें एक प्रोविजन होता है कि उस एक्ट बना है ना। झारखंड पंचायती राज क्या है, एक अधिनियम है और ये क्या है, नियमावली है। अधिनियम और नियमावली अलग अलग है। तो एक्ट के आलोक में नियमावली बनते हैं, ठीक है। तो नियमावली चूंकि ये पंचायत का विषय है ना, पंचायत का एक्सटेंशन है कहाँ पे, अनुसूचित क्षेत्रों में किस तरीके से अपवाद करके और उसमें चेंज करके जो कि अनुसूचित क्षेत्र को किया है। तो पंचायत व्यवस्था कानून में तो कर दिया, उसमें कुछ कुछ को डाल दिया, लेकिन कानून बनाने का अधिकार जो है वो स्टेट को है, स्टेट को है। तो स्टेट को कानून बनाने का अधिकार कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वही है 131 में, ठीक है। तो 131 का इसीलिए जिक्र है क्योंकि उसको हम लोग बोलते हैं कि कानून बनाने का अधिकार किस प्रावधान में है। तो उस 131 का जिक्र करना संवैधानिक रूप से सही है होगा, इसीलिए सरकार ने किया है। वो इस कानून के लिए नहीं बल्कि और भी कानून के लिए होते हैं, ठीक है। तो 131, मेरी बात खत्म करने दीजिए। तो 131 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अब बोला कि चूंकि मेरे पास पावर है और वो पावर 131 के अंदर में है, वो पंचायती राज का विस्तार के संबंध में कानून बनाने का है, इसीलिए उसी का जिक्र करते हुए अब हम 2025 का नियमावली बनाते हैं, ठीक है। वो संगत है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये सोचना है कि क्या पेशा के आलोक में हमारी बातें लिखी गई कि नहीं है। पंचायती राज को आप छोड़ दीजिए, आप तो अनुसूचित क्षेत्र में है ना, तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए शेड्यूल एरिया एक्ट है ना, तो उसके संगत में हमारी है कि नहीं है। और राज्य सरकार से हम और ज़्यादा क्या मांग सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार को इंडिपेंडेंट है कि वो अपने हिसाब से इसके संगत में कानून बना सकती है, ठीक है। तो आप ये भी थोड़ा देखिए, उसमें